शेयर। अभी जब हमने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP जब हमने चालू किया तो मैंने साथ में आपको बताया था, एक होता है ESOP और एक होता है स्वेट इक्विटी शेयर। डन। क्या बताया था ESOP? ESOP बोलता है, ESOP क्या होता है? नए लोगों को और कंटिन्यू, ये बोलता है पहले काम करो तब शेयर मिलेंगे। ESOP क्या बोलता है? पहले काम करो फिर मिलेगा। सेट क्या बोलता है? जो काम कर चुका है उसका रिवॉर्ड। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं करवाया जा रहा है, ठीक है? जितने भी CA CS होते हैं इनको भी दिया जाता है, इनको भी सेट दिया जा सकता है, इन्हें भी सौंप दिया जा सकता है। हमें उनका काम अच्छा लग रहा है तो एम्प्लॉय तो है ना, ये भी CA CS क्या है? एम्प्लॉय है, ऑफिसर है, ठीक है, ऑफिसर है, ठीक है। तो इन ऑफिसर को भी तो ऑप्शन दिया जा सकता है ना। चलो आ जाओ, स्वेट इक्विटी शेयर के कंसेप्ट को समझेंगे। आओ, स्वेट इक्विटी शेयर एक्चुअल में क्या है? फॉर एग्जाम्पल 2000 में आपकी कंपनी छोटी थी लेकिन 2022 में आपकी कंपनी बड़ी हो गई। मुझे सच सच बताओ, ये कंपनी को बड़ा करने के पीछे किसका रोल होता है? कंपनी के एम्प्लॉइज। तुम अगर डायरेक्टर बोलोगे तो डायरेक्टर भी क्या है? कंपनी का एम्प्लॉय। अगर तुम CA बोलोगे जिन्होंने लॉ का कंप्लाइंसेस कराए तो वो भी क्या है? एम्प्लॉय। अगर तुम CEO बोलोगे, CFO बोलोगे, मैनेजिंग डायरेक्टर बोलोगे, ये सब क्या होते हैं? एम्प्लॉइज। मतलब एक छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी बनाने के पीछे हाथ किसका है? एम्प्लॉइज का। तो आपकी जो मेहनत हमें जो दिखी उसका हम आपको गिफ्ट दे रहे, हम उसका आपको क्या दे रहे? रिवॉर्ड दे रहे। चलिए, तो डेफिनेशन क्या है स्वेट इक्विटी शेयर? स्वेट इक्विटी शेयर किसको दे रहे हैं? डायरेक्टर्स को दे रहे हैं, या फिर क्या किसको दे रहे हैं? एम्प्लॉइज को, ठीक है। हम शेयर आपको किस में दे रहे हैं? डिस्काउंट में। मुझे जरा ये बताओ, ESOP क्या डिस्काउंट में दे रहे थे? नहीं। ESOP क्या कह रहे थे? आज की वैल्यू में दे रहे, लेकिन 5 साल बाद देंगे। शायद फायदा हो सकता है, शायद नुकसान, लेकिन तुम तो इस भरोसे में लोगे ना कि फायदा होगा, लेकिन वो डिस्काउंट ही नहीं है। नॉर्मल, आज नॉर्मल जनता खरीदेगी तो 100 रुपए का होगा, एम्प्लॉय को ESOP दिया जाएगा तो 100 रुपए का होगा, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि कल के 50,000 के बदले में हम तुमसे 100 मांग रहे हैं। और वो कुछ भी हो सकता है, 50,000 या 50 रुपए, जो पिछला एग्जाम्पल था मेरा, ठीक है। स्वेट इक्विटी क्या बोला जाता है? आज मार्केट में वैल्यू 100 रुपए है, आज मार्केट में वैल्यू 100 रुपए, हम तुमसे 90 रुपीज लेंगे। आपका रिवॉर्ड क्या है? आपको शेयर सस्ते में मिल रहे हैं। आपका रिवॉर्ड क्या है? आपको शेयर्स क्या मिल रहे हैं? सस्ते में मिल रहे हैं, ये है रिवॉर्ड, ठीक है। मार्केट में क्योंकि आज ही दे रहे, आज ही मालिक बन जाओगे ना तुम तो तुम्हें भी 100, तुम लोग इक्विटी शेयर होल्डर और ये है एम्प्लॉय। इक्विटी नॉर्मल अगर मैं जनता को देती तो 100 रुपए का देती, और इनको भी 100 रुपए का दे रही हूँ। क्या रिवॉर्ड है ये तो कभी भी खरीद लेते कंपनी के शेयर। कंपनी ने क्या इनको फायदा दिया? कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो सेट इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो किनको दिए जाते हैं? डायरेक्टर्स को। किनको दिए जाते हैं? कंपनी के एम्प्लॉयज को। किस में दिए जाते हैं? एट डिस्काउंट। बात समझ में आ रही है? 100 रुपए की चीज, 100 रुपए की चीज कितने में मिल रही है आपको? 90 रुपीज में। या फिर क्या लिखा है? कंसिडरेशन अदर देन कैश। साफ इन्होंने बोला या तो हम तुम्हें सस्ता दे देंगे या फिर आपकी मेहनत को हम काउंट करेंगे, आपकी मेहनत को काउंट करेंगे। आप हमें कंसिडरेशन दे रहे हो। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? बदले में कुछ ना कुछ मिलता है, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मतलब क्या दोगे? मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट दे रही हूँ एम्प्लॉय, ये लो, बदले में मुझे तुमसे क्या चाहिए? तुम्हारी मेहनत, जो पुरानी मेहनत हो चुकी है उसे हम बोलेंगे कंसिडरेशन मिला है, लेकिन वो कंसिडरेशन क्या है? कैश में नहीं है, वो काइंड में वो मेहनत मिली है। इन्होंने बोला क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुमने जो भी नो हाउ दिया, जो भी आपने हमारी कंपनी के लिए क्या काम किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए काम किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब बढ़ाने में आपने हमारी मदद करी है ना, तो उस मेहनत की बात हो रही है। या फिर कुछ भी वैल्यू एडिशन किया, आपने हमारी कंपनी को कैसे भी करके बड़ा किया, तो ये सब हम आपको इसी मेहनत का दे रहे हैं। आपकी बुक की लैंग्वेज। व्हाट यू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर? डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 में, सबसेक्शन 88। स्वेट इक्विटी शेयर मींस इश्यूड बाय द कंपनी। कंपनी किसे इश्यू करेगी? डायरेक्टर्स को इश्यू करेगी और एम्प्लॉइज को। किस में इश्यू करेगी? एट डिस्काउंट। या फिर और क्या लिखा है? कंसिडरेशन, जो कि क्या है? अदर देन कैश। वो कंसिडरेशन क्या है? वो कंसिडरेशन क्या है? आपकी मेहनत। वो मेहनत नो हाउ हो सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझो अभी नो हाउ को, ठीक है। मेकिंग दी
अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या फिर उन्होंने क्या बोला वैल्यू एडिशन। कुछ भी नाम देना चाहते हो दे दो, वॉट एवर नेम कॉल्ड, आपको कुछ भी नाम देना है तो हम आपकी मेहनत बोल रहे हैं। सच बताऊं तो या तो 90 रुपीज सस्ता दे देंगे आपको, 10 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या तो हमने आपसे काइंड में लिया, काइंड वो आपकी मेहनत है, वो तीन चीजें उन्होंने बोली, नो हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सब एक जैसी है, या फिर कुछ भी आपने वैल्यू ऐड करी, हमारी कंपनी को बढ़ाने में कुछ भी किया। इन्होंने कहा चलो वैल्यू ऐड को समझते हैं। तुम्हें नॉर्मली क्या लगता है कि भाई वैल्यू एडिशन क्या होगा? फंड रेज मतलब तुमने आइडियाज दिया है, तुमने मेहनत किया है, दिन भर एक्सपर्टाइज दिया है अपने अपना, आपने अपना प्रोफेशनल टाइम दिया, ये सीएस भी जो टाइम दे रहे हैं ये सब दे रहे हैं। तो साफ इन्होंने बोला इट मींस एक्चुअल या एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव या टू बी बाय द कंपनी फॉर एन, उस बंदे ने अपना दिमाग दिया है, उस बंदे ने अपनी पूरी लेबर गिरी दी है, मेहनत दी है। एक्सपर्ट और अ प्रोफेशनल फॉर द प्रोवाइडिंग, वो प्रोफेशनल था जिसने नो हाउ मतलब अपना नॉलेज, अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसने दिया, मेकिंग अवेलेबल राइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय सच पर्सन टू हुम, उनको हम सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं, विच द कंसिडरेशन इज नॉट पेड। मतलब आपसे हम कैश नहीं ले रहे, हम आपसे क्या ले रहे हैं, काइंड ले रहे। सिंपल भाषा में बोलो तो आपकी मेहनत, वो मेहनत आपने दिमाग दिया एक्सपर्ट लेवल का, आपने अपनी प्रोफेशनल सर्विस दी, आपने जो कुछ भी हमारी कंपनी के इंटेलेक्चुअल, आपने कॉपीराइट्स के लिए जो काम किए, आपने पेटेंट्स के लिए जो मेहनत करी, आपने ट्रेडमार्क के लिए जो मेहनत करी, इसको बनाने में, वो सब वैल्यू एडिशन है। लेकिन आपको डेफिनेशन कैसे लिखना है, आ जाओ। स्टैटिक इक्विटी शेयर क्या है? स्टैटिक इक्विटी शेयर क्या है? इशू करते हैं शेयर, किसको इशू? शेयर बाय दी कंपनी टू डायरेक्टर और एम्प्लॉइज एट डिस्काउंट या फिर कंसिडरेशन, जो कि अदर देन कैश है। ये अदर देन कैश, ये है, ये अदर देन कैश। एक्चुअल में क्या है ना, कंपनी लॉ बनाने वाले लोग हैं, अब वहां उन्होंने डायरेक्टर बोला, ऑफिसर बोला, एम्प्लॉय बोला, कुछ नहीं, उन्होंने कैटेगराइज कर दी। एम्प्लॉय एक प्रीमियम लेवल के बोल दिए, एम्प्लॉय एक नीचे लेवल के। इन्होंने बोला डायरेक्टर भी तो क्या है, एम्प्लॉय है ना, बस दो नाम दे दिए। ऑफिसर ऑलरेडी ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाता है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में ऑफिसर डीम्ड है इंक्लूडेड, बस डेफिनेशन है तो वहां ऑफिसर बोल दिया और यहाँ ऑफिसर नहीं बोले, लेकिन ऑफिसर भी इंक्लूडेड है किसमें, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में। सच बताऊं तो सबसे जनरल वर्ड एम्प्लॉय हो गया, डायरेक्टर भी एम्प्लॉय है, ऑफिसर भी एम्प्लॉय है, जनरल टर्म एकदम, बस लिखा नहीं है। समझ में आ रही है बातें? पक्का? चलिए, डेफिनेशन समझ में आई? ठीक, तो डेफिनेशन एज इट इज मुझे चाहिए। अब इन्होंने बोला क्या लिखा है, अब थोड़ा सा ध्यान देना, दो टॉपिक है, एक इसॉप है और एक क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक, अगर मैं इसॉप की बात करूं, इसॉप में पर्पस क्या था, इस टैलेंट को कहीं जाने नहीं देना, 5 साल तक रोकने का काम करना है, रुकना चाहिए। और ये स्वेट इक्विटी क्या है, काम कर चुके हो उसका रिवॉर्ड, डन। वहां एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या थी, मतलब जब उस टाइम पे जब मैं इसॉप दूंगी ना तो कौन से एम्प्लॉयज को दूंगी, उन्होंने बताया परमानेंट एम्प्लॉय को दूंगी, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो इंडिया के बाहर वाले, आपकी कंपनी बाहर है तो भैया बाहर के, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, होल टाइम डायरेक्टर को दूंगी, और अगर वो होल टाइम डायरेक्टर नहीं भी होगा तो भी दे सकते, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं देना है, क्योंकि उसे रोकने का भी ट्राई मत करना, इंडिपेंडेंट है, आज यहां तो कल कहीं और। तीसरा पॉइंट, सब्सिडी होल्डिंग का सेम जो ए बी में पढ़ा, ये पढ़ा। कौन नहीं था एम्प्लॉय की डेफिनेशन में, प्रमोटर नहीं था और उसके प्रोमोटिंग ग्रुप, डायरेक्टर और उसके रिलेटिव, और अगर वो कंपनी के थ्रू अगर उसके पास 10% से ज्यादा है तो वो भी नहीं, क्योंकि इन्हें रिटेन करने का कोई सेंस नहीं, वो ऑलरेडी रिटेन है। यहां पर्पस आपकी पुरानी मेहनत है, तो यहां एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग है। स्वेट इक्विटी शेयर आप कौन से एम्प्लॉयज को देंगे, पहला पॉइंट क्या लिखा है, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु इज बीइंग वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, पहला पॉइंट से मैं। चलिए, दूसरा, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर होल टाइम और नॉट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने जो पास मेहनत कर रखी है और अगर आप उससे खुश हो तो पुरानी मेहनत का पैसा आप उसे दे सकते हो, लेकिन रोकने का ट्राई मत करना। समझ में आ रहा है? आज पुराने सालों में जब देखा गया तो डायरेक्टर ने जो मेहनत करी है ना, उस डायरेक्टर के कामों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑब्जर्व करता था, चेक करता था सारी चीजें सही चल रही है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेक किया और इस कारण से तो डायरेक्टर ने काम अच्छा किया और हमारी कंपनी
बढ़ गई, ग्रो कर गई, तो इस कारण से हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के काम से खुश है, आप उसे रिवॉर्ड दे सकते हो, लेकिन रोकने का ट्राई नहीं करोगे। याद रखोगे, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, है ना। अब स्वेट और आ गया सामने तो कंफ्यूज, यार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था किसमें, इसॉब में था। इसॉब में था कि नहीं था, इसॉब में नहीं था टर्म लिखा था, है ना। इसॉब में मतलब स्वेट इक्विटी शेयर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दिया जा सकता है, इसॉब नहीं, याद रहेगा। चलिए, पहला तो एज इट इज सेम है, सेकंड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां एक्सक्लूड था, यहां इंक्लूडेड है, डन। चलिए नेक्स्ट, एम्प्लॉय डायरेक्टर जो ए और बी में देखा है सब्सिट्यूट, मतलब सब सेम है यहां तक। पहला वाला एज इट इज सेम, सेकंड वाला एज सेकंड वाले को छोड़कर थर्ड वाला एज इट इज, ठीक है, याद रखना। लेकिन वहां एक नेगेटिव डेफिनेशन थी, यस और नो, क्या यहाँ कहीं नेगेटिव डेफिनेशन है? नहीं। इसका मतलब क्या है, स्वेट इक्विटी प्रमोटर्स को दे सकते हैं, उस डायरेक्टर को भी दे सकते हैं जिसके पास 10% से ज्यादा है। वेरी गुड, समझ में आ गया क्या? इसीलिए यहां पढ़ाने में मेरी मेहनत कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे तो सब समझ लिया है तुमने, रीजन तो अब बताने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है। पुरानी मेहनत है, प्रमोटर को दो भाई, ठीक है, लेकिन पूछना तो पड़ेगा शोल्डर से। शोल्डर ने मना कर दिया तो प्रमोटर बोल रहा है भाई मैंने इतने साल से मेहनत करी है, ठीक है, चलो मुझे देते, लेकिन आओ शोल्डर से पूछो, शोल्डर ने मना कर दिया, उनको तुम्हारी कोई मेहनत नहीं दिखी, नहीं दिखी तो मना कर दे, तो नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ मैं डाउट पूछ बेटा, इतना सोच के याद आया है, चल वापस। क्या बोल रहा है वैल्यू एडिशन, इन्होंने कहा कि भैया विद द कंसिडरेशन नॉट पेड, आप कंसिडरेशन पे नहीं करे, मतलब कि आप एक्चुअल में आपकी जो मेहनत है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, या इंक्लूडेड इन दी नॉर्मल रेम्यूनरेशन पेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ द एम्प्लॉय। इन्होंने साफ यहां तक चीजें समझ में आ गई क्या? नेचर इंटेलेक्चुअल एंड सच पर्सन टू हुम सर्टिफिकेट इज इशूड फॉर विच कंसिडरेशन इज नॉट पेड। अगर आपने किसी को कंसिडरेशन दिया है, ठीक है, सॉरी, किसी को सर्टिफिकेट शेयर इशू किया है, उससे आप कंसिडरेशन पे, उससे कंसिडरेशन नहीं लिया, ठीक है, या फिर आपने क्या कर दिया, उसको रेम्यूनरेशन के फॉर्म में दे दिया। ये रेम्यूनरेशन वाला जो टॉपिक है ये इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ाया क्योंकि आगे चलकर आपका एक कंसेप्ट आएगा, ये रेम्यूनरेशन, यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आप समझोगे, तो इस कंसेप्ट तक थोड़ा सा बस वेट करो, ठीक है। चलो वापस आते हैं, यहां तक चीजें क्लियर है? पहले बताओ, क्या यहां मैं प्रमोटर को दे सकती हूँ? हाँ, यहाँ पे कोई नेगेटिव एम्प्लॉय की डेफिनेशन नहीं है। चलिए हेडिंग बताओ क्या लिखा है। अगर आपकी कंपनी में डायरेक्टर आकर तुम्हें पकड़ता है, तुम सीएसओ, और क्या बोलता है, चलो सर्टिफिकेट शेयर इशू करना है, तो क्या क्या कंडीशन? पहली कंडीशन, शोल्डर से पूछ तो लो, प्रमोटर अपने आप को देने का सोच रहा है पुरानी मेहनत का, ठीक है, तो शोल्डर की मर्जी। स्पेशल रेजोल्यूशन में जब ये पास हो रहा होगा तो सारी बातें डिटेल में बताओ, क्या क्या बताओगे, कितना देने का सोच रहे हो, मार्केट प्राइस क्या है, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हो ना तुम, कंसिडरेशन ले रहे हो क्या इनसे थोड़ा बहुत, जैसे 100 रुपए का था तो 90 रुपीज ले रहे हो, कंसिडरेशन कैश में ले रहे हो, काइंड में ले रहे हो, सारी चीजें बताओ। क्लास और क्लास ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉय किन को दे रहे हो, किन को इश्यू करो, हमें सारी डिटेल दो। उसके बाद ये सारी डिटेल मैं आपको दूंगी, उसके बाद आप एसआर पास करोगे, और आपकी मर्जी नहीं भी कर सकते हो। कंडीशन, सेट इक्विटी शेयर अगर आपकी कंपनी को इशू करना है तो एसआर पास करवाना पड़ेगा, और एसआर जब पास होगा तो ये सारी बातें पहले डिस्कस करनी है, उसके बाद वोटिंग करवाना है। नेक्स्ट, अगर आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड है, तो सेबी जो एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी कहेगा मानना, लिखा नहीं है एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी, उन्होंने कहा है जो होंगी, क्योंकि यहां भी कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग, स्वेट इक्विटी शेयर हैव द सेम राइट एंड लिमिटेशन जो एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास होती है। तुम इक्विटी शेयर होल्डर, ये है एम्प्लॉय, डन। इनने मैंने सर्टिफिकेट शेयर इशू कर दिया, चलो अब 2 महीने बाद मीटिंग होती है, मीटिंग में तुमको बुलाऊंगी, इनको बुलाऊंगी कि नहीं बुलाऊंगी, नॉर्मल शेयर होल्डर हो गए ना, तुमको डिविडेंड दूंगी, इनको दूंगी कि नहीं दूंगी, भाई ये काम करते थे, आज इनको ओनरशिप मिल गई, ये भी अब इक्विटी शेयर होल्डर है, अब तुम भी इक्विटी हो, ये भी इक्विटी, दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा, सेम, इक्वल होगा, ठीक है। तो साफ यहाँ पे इन्होंने लिखा है जो इक्विटी शेयर में राइट्स थे सेम राइट्स तुम्हारे भी, जो इक्विटी शेयर में लिमिटेशंस थे सेम, मतलब दोनों सेम है। रैंक पारी पासु, ये कुछ टर्म सुना सुना है, सिमिलर सेम ट्रीटमेंट होगा, परिपासु टेक्निकल टर्म, ठीक है, ये तुमने अकाउंट्स में फिर भी सुना है, परिपासु टर्म सुना है क्या? चलो नहीं सुना है, परिपासु
लैटिन टर्म है जिसका मतलब क्या है, सेम सिमिलर, ठीक है। रैंकिंग दोनों की क्या होगी, सिमिलर, अदर इक्विटी शेयर के साथ। तुम और तुम बराबर हो, दोनों इक्विटी शेयर हो, ठीक है। कंपनी वाइंड अप होगी, आखिरी में ही सबको मिलेगा। जो नॉर्मल इक्विटी शेयर के साथ ट्रीटमेंट हो रहा था वही आपके साथ भी होगा, कुछ अलग नहीं होगा। तुमको बोनस दूंगी तो उनको भी दूंगी, क्योंकि आज से ये भी इक्विटी शेयर है। समझ में आ गया? पक्का? सबके साथ इक्विटी मिल गया ना, सब बराबर। लेकिन इसॉप वाले वेस्टिंग पीरियड में है क्या बराबर, कब, आफ्टर ओनरशिप। ओनर हो गए ना, बस एक्साइज हो गया ना, उसके बाद सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टेट इक्विटी शेयर तो आज ही इश्यू कर रही हूँ, आज ही अलॉट हो गया तुमको। लेकिन इसॉप में क्या हो रहा था, 3-5 साल बाद की कहानी है, ठीक है। पहले तक कुछ नहीं। डन। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, स्पेशल रेजोल्यूशन इज वैलिड। आज मैंने तुमसे मीटिंग में पूछा, जुलाई चल रहा है, जुलाई चल रहा है, आज जुलाई है, जुलाई में मैंने तुमसे पूछा कि हमें स्टेट इक्विटी शेयर इशू करना है। तुम लोगों ने आज एसआर पास किया, हाँ। अब मुझे बताओ, मुझे एज अ कंपनी कब ये काम कर देना चाहिए, तुरंत? आज पूछा तो क्या 2 साल बाद मैं स्टेट इक्विटी शेयर इशू करूंगी? इन्होंने कहा जिस दिन एसआर पास करोगे ना, उसकी वैलिडिटी ना 12 महीने से ज्यादा की नहीं है। नेक्स्ट जुलाई से पहले पहले ये काम कर लेना। अगर आपने नेक्स्ट जुलाई से पहले ये काम नहीं किया, सर्टिफिकेट शेयर इशू नहीं किए, मतलब पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं करी, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से नए, दोबारा से पूछो, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से पूछो। क्या पूछोगे कि भाई कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर आप हाँ बोलोगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। मतलब कि जुलाई में पास किया तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फटाफट वो प्रोसेस भी कर दो। नहीं करोगे तो वो वैलिडिटी एसआर की खत्म। स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द इशू ऑफ सर्टिफिकेट valid for making the allotment not more than 12 months from the date of passing स्पेशल रेजोल्यूशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ताकि बहुत ज्यादा लेट ना हो। आज मैंने तुमसे पूछा 10 साल बाद इशू करने के लिए, अभी के लिए पूछा ना, तो अभी क्यों नहीं करते, ज्यादा लेट क्यों करो, फिर भी समय दिया जा रहा है, कितना, 12 महीने का, ठीक है। यस, ना बोल दे, ना बोल दे। लेकिन अगर तुम्हें काम एक्चुअल में दिख रहा है, तुम इक्विटी शोल्डर हो, तुमको क्या लग रहा है भाई इनको इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, नहीं तो ये कंपनी में उतनी शिद्दत से काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार इसकी शिद्दत ज्यादा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो तुम्हें भी रिवॉर्ड देने का मन करेगा। तुम्हें लग रहा है काम अच्छा नहीं कर रहा है, कंपनी कोई ग्रो नहीं हुई है, तो नहीं देना चाहिए, मना कर दो। लेकिन अगर तुमने, मैंने काम अच्छा किया और तुम लोगों ने मना कर दिया, मोटिवेट होंगे कि डीमोटिवेट? एम्प्लॉय हूं ना, चले जाऊंगी दूसरी कंपनी में, ओनरशिप तो रहेगी ना मेरी, इसमें क्या है। क्या बात समझ में आ रही है? तुम चाहते हो कि इससे फायदा है तो देने का, इससे फायदा नहीं है मत दो। लेकिन हाँ, आपकी अर्निंग पर शेयर में तो दिक्कत होगी, ओनरशिप बढ़ रही है ना इसकी, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा दूर का सोचना पड़ेगा। ये चिंदी अभी डिविडेंड के लिए नहीं सोचने का, थोड़ा दूर का सोचो। कंपनी ग्रो करेगी तो तुम भी तो ग्रो करोगे। ये छोटी छोटी डिस्प्यूट में रह जाओगे ना, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो थोड़ा बड़ा विजन लेके सोचना पड़ता है। इसीलिए ना डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर देते हैं कि भाई ये बीच बीच में इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, छोटे डिस्प्यूट में ये कि अरे यार प्रॉफिट का पोर्शन इनको ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी बड़ी सोच के साथ हाँ ना, लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ में होता है, ठीक। चलिए, बाजू में नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टॉप का बताओ जरा मुझे। फ्रीडम है, लॉग इन पीरियड रख भी सकते हो और नहीं भी। क्या बोल दिया है, शेल। शेल मतलब दो टर्म होता है, शेल और मे। शेल मतलब लॉक। आज मैंने आपको शेयर दिए, 100 रुपए की चीज 90 रुपए में मिल गई, कल जा रहे हो तुम लोग बेचने, डिस्काउंट मिली ना, मेहनत का मिला ना। ये एम्प्लॉय को पैसे ही चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। तो तुम बेचना, तो साफ बोल दिया स्वेट इक्विटी शेयर में हम आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, आपको मालिक बनाना चाहते हैं, और आप कल के कल किसी और को बेच रहे हो। तुमने कभी सुना होगा गवर्नमेंट की स्कीम निकलती है, गवर्नमेंट ने अगर जमीन ले ली होती है गरीबों की, तो कहीं और अपार्टमेंट या घर अलॉट कर दिए जाते हैं। वो गरीब जाकर क्या करते हैं, उन घरों का बेच देते किसी और को अच्छे दाम में, ठीक है। अच्छे दाम भी नहीं होते, दाम होगा 10 लाख, वो दे के आएंगे 1-2 लाख में, क्योंकि उन गरीबों के लिए तो 1-2 लाख भी बहुत है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट ने गरीबों को फैसिलिटी दी कि भाई तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। बात समझ में आए, लॉक इन, 3 साल तक नहीं बेच सकते। अब चुपके चुपके कुछ भी कर लो तो बात अलग है भाई। सेम, हमने आपकी मेहनत को आपको ओनर बनाया है, और आपको क्या लगा है कल जाके तुरंत स्टॉक मार्केट में बेचने जा रहे हैं हम तो क्या बोल दिया, 3 साल तक बेच नहीं सकते, उसके बाद तुमको जो करना है करो।
लॉक इन है तो बेच पाओगे क्या? लॉक का मतलब ही क्या है? नॉन ट्रांसफरेबल फॉर 3 years। समझ में आया? क्यों, इसमें तुम्हारा फायदा क्या है जरा बताओ? 3 साल का डिविडेंड तो ले लो भाई, 3 साल के कुछ फायदे तो ले लो, उसके बाद जो करना है करो। समझ तो आए? 3 साल तक एक्चुअल में वैल्यू भी बढ़ जाएगी आपकी कंपनी की, ठीक। लेकिन बोथ वे है, बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है। नेक्स्ट हेडिंग बताओ, लिमिटेशन ऑन द इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट शेयर। लिमिटेशन मतलब एक लिमिट तय कर दी। हम एक काम करते हैं, रॉकी सर, मैं अभिषेक सर, मैं 10% रख लेती हूँ, रॉकी सर 10% और 10% अभिषेक सर, हम तीनों 10-10 30% 70% बांट देते हैं एम्प्लॉय को। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करने की एक लिमिट होती है, ठीक है। ये इन्हीं का बुरा प्रेजेंटेशन है और ये इनका अच्छा प्रेजेंटेशन है, तो हम अच्छा प्रेजेंटेशन पढ़े, ठीक। लिमिटेशन, स्वेट इक्विटी शेयर कितना इशू कर सकते हैं, यहां पहले पढ़ेंगे। एक साल में, आज इस साल आईटेक्स स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने का सोच रहा है, कितना कर सकते हो? 15%। 15% किसका? पेडअप याद रखना है, पेडअप जितना पैसा कंपनी के पास आ गया, पे हो गया, 10 लाख हमें पे हो गया, 10 लाख हमें पे हो गया, इसका 15% ही आप क्या कर सकते हो? स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय को दे सकते हो एक साल में, या फिर 5 करोड़, विच एवर इज, मतलब आप चाहो तो क्या कर सकते हो? 5 करोड़। लेकिन कंडीशन, ये 5 करोड़ कभी भी 25% से ज्यादा हायर नहीं होना चाहिए। मतलब दो चीजें, एक साल में कितना कर सकते हो बताओ? एक साल में कितना कर सकते हो? 15% जितना पेड अप है, या फिर 5 करोड़, विच एवर इज हायर। अब हमने कहा 5 करोड़ हायर आया, और 25%, 25% ऑफ पेड अप, विच एवर इज लोअर। कभी भी 25% से ऊपर नहीं, ये 5 करोड़ की वैल्यू कभी भी 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, 10 लाख मेरा पेडअप है, कितना है? 10 लाख मेरा पेडअप है। एक साल में 10 लाख का 15% कितना होता है बताओ? 1.5 लाख। मतलब मैं एम्प्लॉय को कितना इशू कर सकती हूँ शेयर? 1.5 लाख। डन। यहाँ 1.5 लाख है और 5 करोड़, विच एवर इज हायर। मैं चाहूं तो क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ? 5 करोड़ भी। इन्होंने कहा भाई पेडअप कितना है तुम्हारा? हेलो, मैं सर्टिफिकेट शेयर एक साल में कितना इशू कर सकती हूँ बताओ? एक साल में कितना? 15%। 15% किसका? पेड अप कैपिटल। तो एग्जाम्पल, पेड अप कैपिटल हमारा क्या है? 10 लाख है, इसका 15% होता है 1.5 लाख। यहां तक चीज क्लियर है? पक्का? तो ठीक है, 1.5 लाख विच एवर इज, और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। चलो मैं हायर लेती हूँ, मेरा मन है 5 करोड़ देने का एम्प्लॉय को। इन्होंने कहा एक साल की लिमिट है, लेकिन कभी भी ये एक साल की लिमिट 25% से ज्यादा नहीं। तो चलो 15% तो 1.5 लाख है, 25% कितना होता है? 2.5 लाख। तो इन्होंने कहा कि इसको तो क्रॉस नहीं करना है ना, जब तुम्हारा 10 ही लाख है तो तुम 5 करोड़ कैसे दोगे मुझे ये बताओ? दे सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपकी मैक्सिमम लिमिट कभी भी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है? चलो ये तो एक साल हुआ, मैंने इस साल 1.5 लाख ही किया, पहले बताओ, मैंने इस साल 1.5 लाख ही किया, ठीक। कितना हुआ? अब लेकिन समझो, इस एग्जाम्पल में एक साल में मैं कितना कर सकती हूँ? 1.5 ही कर सकती हूँ, क्या 2.5 कर सकती हूँ? नहीं। नेक्स्ट ईयर चलो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मेरा पेड अप कैपिटल कितना हो गया है? नेक्स्ट ईयर मेरा पेड अप कैपिटल कितना हो गया है? कितना हो गया? अभी इस साल 10 लाख है, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा पूछ रही हूँ? 12-15 होगा, 11-15 होगा कि नहीं होगा? भाई अभी अलॉट किया तुम लोगों ने, तुम ही लोगों ने बोला ना 1.5। अगर इस साल 10 है, सेट इक्विटी शेयर दे दिया एम्प्लॉय को 1.5, तो 10 पहले से था, 1.5 दे दिया, कितना होता है मेरे बच्चों? इतनी अकाउंट से बनती है, अपन को बोल सकते हो ना। अभी पहले बताओ, किसको 11 लाख नहीं समझ में है, पहले ये बता दो। जिसकी गाड़ी यहीं फंसी बताओ। हाँ, 11 नहीं समझ में आए, चलो कोई बात नहीं। इस साल मेरी कंपनी के पास पैसा कितना है बताओ? 10 लाख। मैंने अगर किसको दिया? अपने एम्प्लॉयज को दे दिया है। कितना दे दिया है? 10 लाख पहले से था,
क्या मैं इसे प्री बोल सकती हूँ? 1.5 अभी प्रपोज किया तो टोटल कितना होगा, कितना हो जाएगा? तो नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? तो नेक्स्ट ईयर 11.5 हो जाएगा। कर सकते हैं, मैंने नहीं किया ना मेरे एग्जाम्पल में। कर तो कितना भी सकते हो तुम लोग। अभी गिवन एग्जाम्पल, हाँ कितना भी हो सकता है, ठीक है। चलो अभी पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं, कि इसी में दिक्कत है तो बता दो भाई, इस अकाउंट्स में दिक्कत है तो बताओ। यहां तक चीज क्लियर है? मैं क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट ईयर मेरा कितना हो गया? 1.5। एक साल में कितना कर सकती हूँ बताओ? एक साल में कितना कर सकती हूँ? नेक्स्ट ईयर फिर से लाने का मन है। 15% ऑफ पेड। अब मेरा पेड अप कितना है? 11.5। क्या इसका 15% निकालेंगे? निकालो और बताओ। निकालो, कैलकुलेटर तो लेकर ही आते हो मॉड्यूल के साथ साथ। ये मोबाइल क्यों चला रहे हो तुम लोग? कैलकुलेटर नहीं लाते क्या? मोबाइल तो प्रोहिबिटेड होगा ना अभिषेक सर की क्लास में। सारे नए बच्चे कैलकुलेटर लाना है। 1 लाख, चलो ये इतना नहीं, ठीक है 1.7 बोल सकती हूँ। डन। यहां तक पहले बताओ चीज क्लियर है? 1.7 लाख बोल सकती हूँ, यस और नो? ठीक। कभी भी हमारा कितना नहीं होना चाहिए था पेड अप के? 25 नहीं होना चाहिए। अब इसका भी 25% सेम निकालो जरा। 2,87,000। डन। पिछले साल का जरा बताओ कितना लिया था? 1.5 किया और अभी किया 1.7। जरा ऐड करो। 1.5 प्लस 1.7 कितना होता है? 3.2। कभी भी 25 से ज्यादा नहीं। क्या मैं 25 से ज्यादा कर रही हूं? कर सकती हूँ? ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। क्या ये समझ में आया? कितने बच्चे घूम गए? अगर तुम लोग घूम गए हो तो अभिषेक सर कैसे पढ़ा रहे हो तुम लोगों को? मतलब मुझे अभिषेक सर की तारीफ करनी चाहिए फिर से। पहले साल में 10 लाख बोलो हाँ। 1.5 दिया, किसको दिया? स्वेट दिया। डन। कितना है ये? 15% दिया। कोई दिक्कत? पहले बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बढ़ू आगे। तो टोटल मेरा क्या होता है नेक्स्ट ईयर के लिए? ये अभी पहले साल की कहानी है। यस, पेड अप मतलब पे कर दिया ना, आ गया ना मेरे पास इतना। पेड अप तो यही होता है ना बच्चों, पक्का? चलो 11.5 ये हो गया मेरा पेड अप नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर का पेड अप कितना हो गया? 11.5। इसका 15% कितना होता है? 1.7 स्वेट होता है। लेकिन अब मुझे बताओ, कभी भी हमने बोला एनी टर्म लैंग्वेज, देखो क्या लिखा है, एनी टाइम, पुराना अभी सब मिलाकर कभी भी आप 25% ज्यादा क्रॉस नहीं करना। लेकिन अगर मैं 1.7 दे रही हूं, अगर मैं 1.7 दे रही हूं तो आप 25% क्रॉस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कैसे पता चला? 1.5 पिछले साल में दिया था और ये आपने कब दिया है? ये आपने कब दिया है? सेकेंड ईयर में दिया है। तो 1.5 और 1.7 क्या होता है? 3.2 होता है। जबकि पेडअप का 25% जिस भी साल में करोगे उसका 25% देखने का। 25% बोलता है भैया 2 पॉइंट कितना, 8 आया ना अप्रोक्स, ठीक है। 2.8 होता है 25%। तो आप ये 1.7 नहीं कर सकते, इसी पे सवाल उठ गए हैं। आपको थोड़ा और कम करना पड़ेगा। अब बताओ कंसेप्ट क्लियर है क्या? अब कितने को नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, नहीं आया अलग से ऑफिस में पूछ लेना, अगर सबके सामने नहीं पूछ, लेकिन पूछ जरूर लेना। क्यों? कभी भी नहीं, एनी टाइम। इस लैंग्वेज का मतलब यही है। अगर एक साल में तो 1.5, लेकिन वो 1.5 भी आपका, वो 15% भी कभी भी 25 को क्रॉस करता नहीं दिखना चाहिए। हर साल तुमने कहा नहीं 1.5 1.5 1.5 कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया? महक के तोते उड़ गए हैं। बाकी सबको आया कि नहीं आया ये बताओ। महक, ऑफिस में मिलेंगे अपन, ठीक है कोई बात नहीं। यहां तक चीजें क्लियर है? पल्लू आया? देखो नहीं आया तो पूछ लो। वैसे स्वेट इक्विटी पढ़ाएंगे अभी अभिषेक भैया, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे अभिषेक भैया फिर से पढ़ाएंगे तुम लोग को प्रैक्टिकल, ठीक है। चलो अब कुछ भी हैवी नहीं है, सब सिंपल सिंपल बातें। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? यहां से आती है अकाउंट की बातें। स्वेट इक्विटी शेयर, या तो आपने कैश लिया डिस्काउंट में आपने उसको दे दिया, या फिर आपने क्या किया अदर देन, है ना, नॉन कैश। समझना, अगर स्वेट इक्विटी शेयर आपने नॉन कैश कंसिडरेशन है, पल्लू मुझे साफ दिख रहा है तू बातें कर रहा नालायक। चलो अगर तुमने इसे एसेट ट्रीट किया,
उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिया, पेटेंट कॉपीराइट दिया, अगर आपने इसको एसेट ट्रीट किया है तो चुपचाप इसकी एंट्री कहाँ होगी? बैलेंस शीट में। आपने कहा नहीं भाई ये हम इसे खर्चा दिखा रहे हैं, आप इसे क्या दिखा रहे हो? एक्सपेंस, तो एक्सपेंस की एंट्री कहाँ होगी? कहाँ होगी एंट्री? एसी में होगी। हाँ पूछा मैंने, बोलते हुए एसी बंद भी नहीं होता। हाँ चलो बताओ, अगर आपने एसेट ट्रीट किया तो बैलेंस शीट, अगर आपने एक्सपेंस ट्रीट किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डन। चलो बढ़ू आगे। एक रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट हम ये दे रहे हैं किसको? डायरेक्टर को। हम ये किसको दे रहे हैं? डायरेक्टर को। अब थोड़ा कंसेप्ट समझना, डायरेक्टर को हम सैलरी रेम्यूनरेशन के फॉर्म में दे रहे हैं। स्वेट इक्विटी शेयर जो हम दे रहे हैं उससे रेम्यूनरेशन का पार्ट मानेंगे। अब थोड़ा समझो, मैंने कहा मैं, रॉकेश और अभिषेक सर तीनों प्रमोटर, हमने बहुत पसीना बहाया है यहाँ पर, ठीक है, हमें स्वेट इक्विटी शेयर इशू करो। आप सारे इक्विटी होल्डर से पूछो और आप सब लोगों ने सिचुएशन ये हाँ बोल दिया। बुरा लग रहा होगा तुमको, हाँ नहीं बोलना है तुम लोग को, है ना, लेकिन हाँ तुमने एसआर पास कर दिया। एसआर पास कर दिया तो हमें मिल रहा है यस और नो? हमें तो अलग से सैलरी भी मिलती है। हमें अलग से क्या मिलती है? सैलरी। रेम्यूनरेशन बोल सकती हूँ, चलो सैलरी टर्म यूज करती हूँ। हर महीने जो हम काम कर रहे हैं, तो हम इस कंपनी के डायरेक्टर है, तो हर महीने की हमें एक सैलरी मिलती है, ठीक है। मुझे 1 लाख मिली, रॉकी सर को 1 लाख मिली, अभिषेक सर को 1 लाख मिले, हमारी सैलरी एक लाख है। डन। अब हमने क्या बोला कि हमें स्टैट्यूटरी शेयर भी दो, तो स्टैट्यूटरी शेयर कितने वैल्यू के मिले? हमने कहा हमें 1.5 लाख के मिले। मुझे 1.5 लाख के मिला, रॉकी सर को 1.5 लाख का, अभिषेक सर को 1.5 लाख का। तो होता क्या है, ये डायरेक्टर ना अपनी मनमानी कर सकते हैं सैलरी में। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पैसा हमने लिया, पैसे का पूरा कंट्रोल, पूरा डिसीजन कौन लेता है बताओ जरा? डायरेक्टर। डायरेक्टर अपने आपको सैलरी ज्यादा दे सकते ना, मेरी मर्जी में 10 लाख दे दूं अपने आपको, को रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन कंपनीज एक्ट रोकने टोकने वाला है। कंपनीज एक्ट ने बोला जितना भी आपका पेडअप होगा उससे आप सबकी सैलरी मिलाकर 11% भी कभी क्रॉस नहीं करेंगे। ये कंपनी लॉ बोलता है, आगे आने वाले चैप्टर्स में बोलता है। अभी आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इस कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। कंपनी, हाँ, कंपनी का जो डायरेक्टर है, सबकी सैलरी, किसी एक की नहीं, सबकी सैलरी मिलाकर कभी भी क्या होना चाहिए? एक्सपेंस, सैलरी का एक्सपेंस 11% से ज्यादा नहीं। लेकिन आपको लग रहा है नहीं यार हम काम तो बहुत कर रहे हैं, हमें अपनी सैलरी बढ़ानी है, तो 11% से बढ़ाने के लिए हमें पूछना पड़ेगा शेयर होल्डर से। और अगर ये लोग एसआर पास करके 11% से हमारी सैलरी बढ़ाने को तैयार हो जाते हैं तो ही बढ़ेगी, नहीं तो नहीं। नहीं तो खुद सोचो, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज चल रही है उसमें तो वो क्या करे? अपनी सैलरी की मनमानी करे। देखो करप्ट है, करप्शन कैसे होता है ये बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, है ना। वो कैसे करते हैं पब्लिक, है ना, अभी ऑनलाइन लाइव थोड़ी देर से बताऊंगी, ऑन कैमरा नहीं, ठीक है। चलो यहां तक पहले बताओ, समझ में आया? 11% से ज्यादा सैलरी नहीं ले सकते, लेकिन अगर 11% ज्यादा लेना है तो पूछो इक्विटी होल्डर से, एसआर पास करो। पहले बताओ यहाँ पे क्लियर है? और अगर आपको सैलरी भी मिल रही है, स्वेट इक्विटी भी दे रहे हो, स्वेट इक्विटी की शेयर की वैल्यू को हम मान लेंगे कि आपका ये सैलरी का पार्ट है, वो भी 11% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वापस सैलरी तो नहीं होनी चाहिए, तो आपने दूसरा रास्ता निकाला। एक काम करते, सैलरी तो मिल रही है, 11% से ज्यादा नहीं कर सकते, अपने नाम पे स्वेट इक्विटी शेयर इशू करवा देते। तो अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू आपने करवाया है तो आपको जो सैलरी मिल रही थी उसकी वैल्यू और स्वेट इक्विटी शेयर की वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे, वो भी क्या नहीं होने चाहिए? 11% से ज्यादा नहीं। बात समझ में आ रही है? और अगर वो 11% ज्यादा आ रही है, दैट मीन्स आपको क्या करना है? पूछो भाई, हमारी तो बहुत ज्यादा ही रिवॉर्ड हो गया, रिवॉर्ड ओवर हो गया हमारा, तो ये इक्विटी होल्डर से को बताना पड़ेगा, और वो हाँ कहेंगे तो अलाउड है, अदरवाइज नहीं। अब हेडिंग समझो, स्वेट इक्विटी शेयर जो डायरेक्टर को दिया जा रहा है उसे मान लिया जाएगा पार्ट है वो किसका? मैनेजर रेम्यूनरेशन का। लैंग्वेज, द अमाउंट ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर इशूड ट्रीटेड पार्ट ऑफ मैनेजर रेम्यूनरेशन। लेकिन हमारी उसकी कंडीशन है, ये तभी होगा जब ये हम किसको दे रहे हैं? स्वेट इक्विटी शेयर किसको दे रहे हैं? डायरेक्टर को दे रहे हैं या फिर मैनेजर। नॉर्मल एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर बैठे जो लोग हैं उनकी हम बात करें, उनका मैनेजर रेम्यूनरेशन का पार्ट होगा। अगर वो डायरेक्टर और मैनेजर है जिसको सर्टिफिकेट शेयर इशू दिया जा रहा है, उसकी सैलरी में ये काउंट किया जाएगा, तुम्हारी सैलरी प्लस और शेयर की वैल्यू, ये 11% ज्यादा नहीं होने चाहिए। एंड हमने ऊपर अभी पढ़ा, आप क्या ट्रीट कर रहे हो? एसेट ट्रीट कर रहे हो तो बैलेंस शीट में, एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारी दो कंडीशन है,
कि डायरेक्टर मैनेजर को जो आपने शेयर दिया तो हम उसका मैनेजर रेम्युनरेशन का पार्ट मानेंगे तब जब आपने उसको क्या ट्रीट किया है, एक्सपेंस ट्रीट किया है। क्या लिखा है, नॉट एसेट। एक्सपेंस ट्रीट किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो, सैलरी देना मतलब क्या, खर्चे हैं कि नहीं। किसी को सैलरी देते हो तो अकाउंट्स में कहाँ एंट्री होती है, एक्सपेंस में। तो आप जो इनको सैलरी दे रहे हो, आप इसको बैलेंस शीट का एसेट नहीं समझ रहे हो, आप इसे एक्सपेंस समझ रहे हो, खर्चा समझ रहे हो। इस कारण से हम इसको मानेंगे कि 11% वाली लिमिट आप पे एप्लीकेबल है। यहाँ 11% नहीं दे रखा क्योंकि कंसेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पढ़ेंगे आगे चलकर। समझ में आ रही है बातें। अब मुझे बताओ क्या ये हेडिंग समझ में आया। स्वेट इक्विटी शेयर अगर डायरेक्टर मैनेजर को दिया जाता है और उसे बैलेंस शीट में आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंस की एंट्री दिखाई है, तो यस वो रेम्यूनरेशन का पार्ट है और उसमें सारे कंपनीज एक्ट के वो रूल्स लगेंगे जो आगे चल के पढ़ेंगे। डन। नेक्स्ट हेडिंग रिपीट। स्वेट इक्विटी शेयर कंपनसेशन सेम बोला। अगर वो एसेट नहीं है इसका मतलब क्या, एक्सपेंस है, कंपनसेशन एंड एम्प्लॉय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाओ। अगर वो एसेट है तो क्या दिखाओ, बैलेंस शीट में। रिपीट रिपीट रिपीट। क्लियर है, पक्का। क्या लिखा है, बोर्ड रिपोर्ट में सारी बातें डिटेल में लिखो। किसके बारे में, स्वेट इक्विटी शेयर। किसको दे रहे हो, कौन है ये जिनको दे रहे हो, कितना दे रहे हो, क्या प्राइस है, मार्केट की क्या प्राइस है, सब कुछ फिर से रिपीट रिपीट बताने का। कुछ पूछ रहे, वेरी गुड। सबसे प्यारा क्वेश्चन पूछा, क्या ये टेस्ट में आते हैं, हाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बोर्ड रिपोर्ट में बताओ, खुद से सोचो। चलो बोर्ड रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। इस बोर्ड रिपोर्ट में स्वेट इक्विटी से रिलेटेड हमें सारी बातें बतानी है। जो सब तुमने स्वेट इक्विटी शेयर में पढ़ा है वो सब बताना है। क्या क्या बताओगे, कितने नंबर ऑफ शेयर स्वेट इक्विटी शेयर इशू में दिया, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट कितना दिया, कौन कौन से एम्प्लॉयज है जिसको देने का सोच रहे हो, बताओ। लॉक इन रखा है कि नहीं रखा है, और लॉक इन कितने साल का रखा है, मिनिमम 3 का रखना है, हमारी मर्जी 4-5 रखना है। पेड अप कितना है, समझ रहे हो। जो कुछ पढ़ा सब बताना है ना। क्या पूछा जाता है एग्जाम में, हाँ। क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ लेकिन मैं, क्यों तुम्हें रीड करने को दे रही हूँ, रिपीट है ना, रिपीट है ना, ठीक है। इस कारण से रीड करने को दे रही हूँ, लेकिन जो प्रोसीजर, कभी प्रोसेस नहीं पूछी जाती, कभी प्रोसेस नहीं पूछी, लेकिन प्रोसेस के एक पॉइंट को पकड़ के उसकी केस स्टडी पूछ ली जाती है। तो ऐसे एकदम प्रोसेस की 20 के 20 पॉइंट सीक्वेंस वाइज जाते हो, सीक्वेंस फॉलो नहीं करना, प्रोसेस पता होनी चाहिए नॉर्मल। ऐसे एकदम से बेसिक सीक्वेंस तो सही होनी चाहिए कि पहले तो बोर्ड मीटिंग ही होगी, बाद में जनरल मीटिंग। ऐसा मत करना यार, पहले जनरल मीटिंग होगी फिर बोर्ड मीटिंग, ठीक है, ये गलती बस मत करना। डन। फिर क्या बोला, रजिस्टर बनाओ, उस रजिस्टर में लिखो किसका नाम, जिन जिन को इशू किया उसका नाम लिखोगे, उसका एड्रेस लिखोगे, क्या काम करता है, कितने शेयर दिए, किस प्राइस में दिया, सब कुछ, उसकी ईमेल आईडी, सब कुछ। इलस्ट्रेशन अभी के अभी रीड करो। कितने तक का अलॉट कर सकते हो, पूरा पहले लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन क्या है, 15% ऑफ पेड अप, 1 साल का। ये खा गए ना तुम, है ना, तो पिटोगे। या फिर 5 करोड़, विच एवर इज हायर, लेकिन एट एनी टाइम 25% ऑफ पेड अप क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या आंसर दिया आपने, कितना होगा, 15%। किसका पेड अप कितना है, शेयर कैपिटल बताए ना पेड अप, तो 3 करोड़ या फिर 5 करोड़, विच एवर इज हायर। आप कितना दे सकते हो, 5 करोड़, ठीक है। देखो अब इन्होंने बाकी का कोई डेटा आपको नहीं दिया। अब मुझे बताओ जरा, 20 करोड़ का 25% करके देख लो जरा, समझ गए, तो वो क्रॉस नहीं होने वाला इसीलिए। डन, पक्का। हेडिंग क्या लिखा है, नोटिस से पहले घर पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया था, है ना। तो क्या लिखा होगा, किनको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या, जो बोर्ड रिपोर्ट में लिखना है सब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखना है। सेम ही बातें लिखी रहती है। डन, ताकि डिस्कस हो सके। बस इतना ही तो था, ये टॉपिक खत्म।
हाँ, ये कंसेप्ट पढ़ाने वाली क्लास खत्म। अब क्या करेंगे? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। नहीं यार, वो दीदी थोड़ा सा बिजी थी, है ना। चलो, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए।